श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे सांसद महोदय और मेरे पूज्य पिताजी श्री यशवंत सिन्हा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र राय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद जी, जिला अध्यक्ष श्री टुन्नू गोप जी, अमरिंदर गुप्ता जी और हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक श्री अमित यादव जी और श्री अकेला यादव जी, सम्मानित मंच, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधु और हजारीबाग और रामगढ़ के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 17 अप्रैल को भाइयों और बहनों, 17 अप्रैल को जनतंत्र का एक महात्योहार है। एक महात्योहार है जो 5 सालों में सिर्फ एक बार आता है। ये छठ नहीं है, ये दिवाली नहीं है, ये होली नहीं है, ये जनतंत्र का त्योहार है और वो 5 सालों में सिर्फ एक बार आता है। उस दिन आप मतदान केंद्र में खड़े होंगे भाइयों और बहनों और अपनी हाथों से देश की तकदीर आप लिखिएगा। जब आप चुनावी बटन दबाइएगा तो आप तय करिएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है और देश की सरकार कौन चलाने वाला है। और जब आप स्पष्ट नजर से सब दलों को देखेंगे तो आपको एकदम नजर आएगा कि सब विरोधी दल एक तरफ है और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ है। हमारे जो विरोधी दल है वो सिर्फ विनाश की राजनीति करते हैं। विनाश की राजनीति यानी दारू, मुर्गा, रस्सी, रिश्वत, जाति, धर्म, यही उनकी राजनीति है भाई और बहनों, यही उनकी राजनीति है। ये सबको साथ लेकर सबको विकास देती है, ये विकास की राजनीति है। और अगर आज की हुई है, अगर आज किसानों को क्रेडिट कार्ड मिला है, अगर आज इस क्षेत्र में 6000 कुएं और चापाकल खोले गए हैं, अगर आज 15 साल के संघर्ष के बाद वो व्यक्ति यहाँ मंच पर मौजूद है भाई और बहनों, एक ही व्यक्ति है। इसलिए भाई और बहनों, मुझे पूरा भरोसा है कि 17 अप्रैल जब आप मतदान केंद्र में खड़े होंगे तो आप कमल फूल बटन दबाइएगा, कमल खिलेगा। मई में दिवाली होगी, कमल खिलेगा, हर घर में दीप जलेगा, हर घर में पटाखे बजेंगे, क्योंकि 10 साल के वनवास के बाद सुशासन इस देश में लौटेगा भाई और बहनों। 10 साल के वनवास के बाद सुशासन लौटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं, कमल फूल बटन दबाना है। जय हिंद, जय झारखंड। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री यशवंत सिन्हा जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र राय, हमारी मनोज पांडे, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री जयंत सिन्हा जी, श्री प्रकाश मिश्रा, श्री टुन्नू गोप, श्री अमरिंदर गुप्ता, श्री अकेला यादव, श्री अमित यादव, श्री राकेश प्रसाद, श्री शंकर प्रसाद, श्री अनिल मिश्रा, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चमचमाती धूप में लाखों की तादाद में आए हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाई और बहनों, ऐसा लग रहा है पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेवारी अकेले झारखंड ने उठा ली। मैं इस चुनाव में आज तीसरी बार झारखंड आया हूं।
हर बार दिल्ली सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता ही चला नजर आ रहा है। और मुझे लगता है अकेले झारखंड में तय करके लिया है कि वो दिल्ली सरकार से बचने नहीं देंगे। अगर ये छोटा सा झारखंड इतनी ताकत दिखा रहा है तो पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस का हाल क्या करेगा? इस बार पार्लियामेंट के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगने से चलने वाला नहीं है। इस बार संसद में बहुत ही हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरा लगाने पड़ेंगे ताकि पूरी संसद में कांग्रेस किस कोने में बैठी है उसको खोज पाए। पूरी संसद में कांग्रेस कहीं कोने में नजर आ जाए तो आ जाए, ये हाल होने वाला है। और भाइयों बहनों, अब तक तो हम कह रहे थे, लेकिन अब तो उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं की सरकार के लोग सारी बात बता रहे हैं। आज मैंने टीवी पे एक अखबारी लाइन देखी, टीवी पे इसमें कहा था कि जो संजय बारू की किताब आई है उससे प्रधानमंत्री का परिवार नाराज है। आगे कहा है कि प्रधानमंत्री की बेटी ने कहा है कि बारू ने गद्दारी की है, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब यह हुआ कि बारू ने जो कहा है वो गलत नहीं है। सिर्फ उनका इतराज इतना ही है कि घर की बात उन्होंने बाहर बतानी नहीं चाहिए। उनका इतराज गिरदारी से है। भाइयों बहनों, मुझे भी आज लगता है कि पिछले 10 साल में कभी कभी अनावश्यक मैंने कुछ कठोर वाक्य प्रधानमंत्री जी के लिए बोले। ये सारी बातें बाहर आने के बाद मुझे लगता है अच्छा होता मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कठोर वाक्य न बोलता, क्योंकि अब तो खुला हो गया, उनका तो कोई दोष नहीं है। सारी जिम्मेवारी एक ही परिवार पर है। सारी बर्बादी का कारण ये माँ बेटा का कारवा है, और कभी कभी बेटी और जावाई का, दामाद का कारवा है। ये बेटे बेटी दामाद इन्हीं का कारोबार है जो मां के नेतृत्व में चला है और 10 साल देश को बर्बाद करके रखा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं जरा आया उन लोगों को जानता हूं जो मुझे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन हजारीबाग से कुछ समाज के लोग मुझे गांधीनगर में मिलने के लिए आए। और किस बात के लिए आए थे? टिकट मांगने के लिए नहीं आए। इसको टिकट दो, उसको टिकट दो, ये कहने के लिए नहीं आए थे।
वो मेरा सम्मान करना चाहते थे। मैंने कहा भाई इतना दूर से यहाँ सम्मान करने के लिए क्या है? उन्होंने कहा साहब हमें सालों से लगा है कि जिनको हम अपना मानते हैं ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेहरू परिवार ने घोर अपमान किया है। आप पहले हैं जिन्होंने हमारे सरदार पटेल को सम्मानित करने का और विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने का निर्णय किया है। इसलिए समाज की तरफ से हम आपको अभिनंदन देने आए। यहाँ के लोग आए थे भाइयों बहनों, मेरे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल न किसी दल के हैं न किसी जाति के हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे हिंदुस्तान के हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आने वाली पीढ़ियों के हैं और उनका सम्मान करना, उनका गौरव करना ये हम सबका दायित्व बनता है। उस पवित्र काम को मैंने किया है। हजारीबाग के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसलिए आज सार्वजनिक रूप से उन समाज के सभी भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक जगह बैठो ना, खड़ा होते हाथ सेक करता है ना कैमरा। भाई जैन अरे रुको रुको ना, चुनाव के लिए तैयार हुए। मुझे नहीं लगता था कि होने को तैयार, क्योंकि वो कोट पैंट टाई पहने वाली दुनिया में थे, ये कुर्ता पैजामा वाली दुनिया में आना। लेकिन जयंत ने मेरे साथ गुजरात में काम किया, मेरी सरकार के साथ काम किया और मैंने पाया ऐसा होनहार नौजवान है, वो देश के लिए एक एसेट बन सकता है। भाइयों बहनों, न सिर्फ देश के लिए, हजारीबाग के लिए एक रत्न मिलेगा, ये मैं आपको दावे से कहता हूं। आप जिंदाबाद 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 जैन को विजय बना करके दिल्ली में मुझे एक अच्छा साथी देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हम सोच रहे थे कि चुनाव में गंभीर मुद्दों पर बहस होगी, कैसे हट जाएगा, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ नेताओं की पार्टी, राष्ट्र की भलाई के लिए क्या करना, कैसे करना, उस पर बहुत गहरा चिंतन रखने वाली पार्टी, यशवंत सिन्हा जी हो, अडवाणी जी हो, डॉक्टर जोशी जी हो, बहन सुषमा जी हो, अरुण जेटली जी हो, एक से बढ़कर एक टीम इस मैदान में देश की जनता के सामने हमारी बात लेकर के जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ करूं तो क्या करूंगा, बहुत परेशान हूं। दूसरी तरफ एक ऐसा खिलाड़ी मन आया मैदान में कि जिनके दिमाग में से बचपन जाता नहीं। इतने बड़े गंभीर चुनाव, लोकतंत्र की कसौटी, भारत का भाग्य कहां जाएगा। मैं देख रहा था 10 दिन तक उनके होठों पे चढ़ गया गुब्बारा। छोटे बच्चे आते हैं ना, गुब्बारे खरीदते हैं ना, अच्छा गुब्बारा के लिए गाया करते हैं, तो 10 दिन तक वो गुब्बारा करते रहे। अब बच्चों का स्वभाव रहता है और ज्यादा दिन उनको एक खिलौना पसंद नहीं आता, तो 10 दिन के बाद अभी उन्होंने
कल से टॉफी पकड़ी अब उनको मैं क्या करूँ? अब मेरी तो उम्र नहीं है कि मैं दोबारा से मेरी तो उम्र नहीं है टॉफी के। अब भाइयों बहनों, निर्णय आपको तय करना है। आपको गुब्बारे से खेलने वाले चाहिए कि ट्रॉफी के लिए तड़पने वाले लोग चाहिए। देश को तय करना है कि आपको किसकी जरूरत है। उनके लिए तो ट्रॉफी मिल गई तो दिन अच्छा चला जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, हमें तो बचपन में टॉफी क्या थी वो तो हमारे नसीब में नहीं थी भाई। हम तो रेल के डिब्बे में चाय बेच करके गुजारा करते हैं। हमारे नसीब में तो बचपन में भी टॉफी नहीं थी। लेकिन हमारे ख्यालों में ट्रॉफी जरूर थी, ट्रॉफी। और भाइयों बहनों, 12 साल के गुजरात के शासन में 300 से ज्यादा ट्रॉफी भारत सरकार से, यूनाइटेड नेशन से जीत करके लाने का काम हमने किया है। देश को तय करना है कि आपको ट्रॉफी वाले चाहिए कि ट्रॉफी वाले चाहिए। ये मेरे आपको क्या बचकाना हरकत है। चुनाव ऐसे मुद्दे पर लगे जाते हैं। आगे बढ़ो, मेरे पास समय की कमी है। मैं 2 बात प्रमुख रूप से बताना चाहता हूं। एक, अटल बिहारी वाजपेयी ने एनटीपीसी का ऊर्जा के लिए यहाँ एक प्रोजेक्ट लाना तय किया था, लेकिन विद्वेषी राजनीति करने वाले यूपीए ने उस काम को अटका दिया। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, अटल जी के काम जहां जहां पर रुके हैं उन सब कामों को हम दोबारा शुरू करेंगे। ये हमारे लिए संस्था का विषय है, ये हमारे लिए कमिश्नर का विषय है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के विकास के लिए जिस प्रकार से राष्ट्रों का चतुष्ट बनाया था और शेरशाह सूरी के बाद एक बड़ा भगीरथ काम अटल बिहारी वाजपेयी ने आरंभ किया था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम जो वाजपेयी जी ने दिया, जिसकी तरफ कि हमारे बड़े बड़े पंडितों का ध्यान नहीं है, वो था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदुस्तान के गांवों को बहुत बड़ी ताकत देने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। भाइयों बहनों, खास करके मेरे देश के किसान भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के कोने कोने में खेती पर जिंदगी गुजारा करने वाले मेरे किसान भाइयों बहनों, अटल जी ने जो रास्ता दिखाया था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का एक प्रमुख काम है। जैसे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी, नई भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को लागू करेगी। किसानों को अटल जी का सपना था नदियों को जोड़ने का, उस काम को पूरा करना ये हमने ठान के रखी है। और इसलिए भाइयों बहनों,
आती है। भाइयों बहनों, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं किसान भाइयों के लिए बताना चाहता हूं। आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ और सरकार के लिए वो मनमंसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया है। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा होगा और सब जगह में खरीदने वाली भारत सरकार। लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते हैं। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं होती है। वो अफसरों की मनमर्जी पड़े और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती रही है। भाई, मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। और उसके लिए हमने कहा है किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट गिन लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये संकल्प हमारा है। और मेरे किसान भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। लेकिन भाइयों बहनों, ये मां बेटे के राज में न जवान का जय है, न किसान का जय है। ये मां बेटे की सरकार ने, ये मां बेटे की सरकार ने जवानों की हार क्या करके रखा है। आए दिन हमारे सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान हमारे सेना के सर काट के ले जाता है। मेरा किसान युद्ध के मैदान में जितने जवान मरे हैं, उससे ज्यादा मेरे किसानों ने आत्महत्या की है, बेमौत मरना पड़ा है। भाइयों बहनों, ये माँ बेटे की सरकार का तो एक ही मंत्र है। लाल बहादुर शास्त्री का मंत्र था जय जवान जय किसान। माँ बेटे की सरकार का मंत्र है मर जवान मर किसान। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर भारत का जीवन बदलना है तो भारत के गांव का जीवन बदलना पड़ेगा। भारत की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो भारत के किसान की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपके आशीर्वाद मांगने आई है। भाइयों बहनों, मैं आज विशेष रूप से न सिर्फ हजारीबाग के नौजवानों को, लेकिन मैं आज हजारीबाग की धरती से देश के नौजवानों को एक बात करना चाहता हूं। सभी नौजवानों के मैं एक बात करना चाहता हूं। मेरे नौजवान मित्रों, आप सोचिए, हमारे यहाँ जब बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो 12वीं कक्षा में
चूक कर जाते हैं, परसेंटेज कम आ गए, तो 12वीं कक्षा का उसका एग्जाम इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसी से उसकी आगे की जिंदगी कैसी होगी इसका निर्णय होगा। अगर 12वीं में बच्चे ने अच्छे मार्क ले लिए तो डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में कहीं तो रास्ता खुल जाएगा, लेकिन वही अटक गया तो जिंदगी भर अटका रहता है। जैसे विद्यार्थी के जीवन में 12वीं कक्षा के एग्जाम का महत्व है, वैसे ही 18 से 28 साल की उम्र के नौजवान के लिए ये चुनाव उसके भाग्य से जुड़ा हुआ है। अगर 18 से 28 साल का नौजवान ये मौका चूक गया तो उसको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हो, अगर आज जो 25 साल का नौजवान है जिसके माँ बाप चाहते हैं कि बेटा कुछ कमाई करके घर ले आए, जो खुद चाहता है अब माँ बाप के सामने हाथ न लंबाऊं, जो खुद चाहता है अपने पैरों पे खड़ा रहूं, लेकिन अगर ये मौका चला गया तो 5 साल तक क्या करेगा मेरा नौजवान? कहां जाएगा? किससे भीख मांगेगा? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 65 साल की उम्र वाले के लिए 5 साल इधर जाए उधर जाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नौजवान के लिए तो 5 दिन भी जरूर हो जाए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए मेरे देश के नौजवानों, आपके लिए ये महत्वपूर्ण अवसर है। आप अपने भविष्य के लिए दिल्ली में मजबूत सरकार लाने के लिए इस चुनाव में मैदान में आइए, कंधे से कंधा मिलाकर निकल पड़िए, लोगों से वोट दिलवाइए और दिल्ली में अस्पताल में पड़ी हुई सरकार नहीं चाहिए। अब दिल्ली में ढीली ढाली सरकार नहीं चाहिए। अब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए, नौजवानों के इरादों को पूरा करने वाली सरकार चाहिए, नौजवानों के सपनों को पूरा करने वाली सरकार चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाइए। आपके दिमाग में कमल होगा, आपकी जुबान पर कमल होगा, आपके दिल में कमल होगा, लेकिन 17 तारीख को ये दिमाग वाला कमल, जुबान वाला कमल, दिल वाला कमल उंगली पे उतरना चाहिए, उंगली पे उतरना चाहिए और ईवीएम मशीन पे जाके उंगली दबनी चाहिए। भाई दबाओगे, कमल फैलाओगे, देश को जिताओगे। भारत माता की